हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की बुक। और बुक कितनी इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा मैं आपको चैप्टर्स के थ्रू दिखा देती हूँ। ये बुक जो है वो इजीली मैं आपको उस पर भी शेयर कर दूंगी अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आए। एक बार मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। ये आपकी क्लास 9th की बुक है। आपने कोई भी पेपर दिया हो, आपने आरएएस का पेपर दिखा हो, ईओआरओ का दिखा हो, आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिखा हो, जो क्वेश्चंस हैं वो देखिए बहुत ही बेसिक से आपसे पूछे जा रहे हैं। यानी कि खाली नोट्स के रट्टे मार के जो है वो मुश्किल है। हालांकि कट ऑफ तो कम ही जाएगी क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ना तो देखो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी टाइम है तो क्यों ना बेसिक बुक्स कवर की जाएं। तो क्लास 9 से हम शुरू कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्लास 10th वाली भी हिंदी वाली करेंगे और नोट्स भी मैं आपको साथ साथ में कराती रहती हूँ और क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम साथ साथ में करते रहेंगे। क्लास 9th के अंदर बहुत ही बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ये बुक जो है वो आज मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का जो चैनल का नेम है वो सेम नेम है जो यूट्यूब चैनल का नेम है। थोड़े चैप्टर्स आप देखोगे तो कोई चैप्टर ऐसा नहीं है इस बुक के अंदर जिससे क्वेश्चंस ना पूछे जाते हों। 1857 की क्रांति अभी भी आप देखेंगे तो 15th नेटिव इन्फेंट्री वाला क्वेश्चन पूछा गया था। बर्टन वाला क्वेश्चन, वो कॉटम वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ऑल इंडिया लेवल वाला क्वेश्चन पूछा गया था। 1857 की क्रांति से क्वेश्चंस आते हैं। राजस्थान की क्रांतिकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान आंदोलन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी आपने देखा होगा मीना विद्रोह, जो एक ही आंदोलन था या शायद मीन कुछ इस तरीके से विद्रोह था, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। प्रजामंडल से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, करौली वाला पूछा गया था। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी तो 2 ही पेपर हुए हैं। राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड मुझे याद नहीं आ रहा। शौर्य परंपरा, तो ये काफ़ी बेसिक बुक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। आप क्वेश्चंस देखोगे ना तो जो आरपीएससी है उसका पैटर्न जो है वो थोड़ा सा बदलता जा रहा है। खाली आप कुछ पेजेस पढ़कर अपना जो पेपर है वो हो सकता है, क्योंकि सभी पेपर्स पढ़ रहे हैं तो आप कट ऑफ ज़रूर क्लियर कर पाते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज जो है वो कट ऑफ कम आने का भी रीज़न देखो यही है कि क्योंकि क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम कर दिए जाते हैं कि कोई समझ ही नहीं पाता। लेकिन क्योंकि अभी टाइम है तो थोड़ा सा बेसिक बुक्स को कवर करते हैं। देखिए 1857 की क्रांति की बात करें तो 1857 की क्रांति जो होगी वो तो शुरू होगी, लेकिन इससे पहले थोड़ा मुगलों के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मुगल का भी क्या पतन होने के बाद मराठाओं, तो हम जब ये पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति कैसे शुरू होगी उससे पहले मराठाओं को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मराठा आप तभी देखोगे जब जो मुगल साम्राज्य है उसका पतन शुरू होगा। तो देखो जो ये एक्चुअली मैं क्या पहले पढ़ा दिया था, लेकिन अब ये थोड़ा सा दोबारा से मुझे पढ़ाना पड़ेगा। देखो एक बार मैं लॉक कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ, फिर दोबारा से पढ़ा देती हूँ। हाँ जी सुनिए। देखिए जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो उसके बाद देश में जो अराजकता फैल गई थी तो उसके थ्रू जो राजस्थान जो था वो भी बचा नहीं, है ना, अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो पावर थी वो थोड़ी सी रिक्त हो गई कि अब पावरफुल कौन। तो यहाँ पे भी क्या था, एक शक्ति रिक्तता फैल गई, यानी कि एक पावर जो है अब वो कौन ऑक्यूपाई करे। तो एक बार के लिए तो उसको मराठाओं ने भर दिया। मराठाओं ने दक्षिण से एंटर करना शुरू किया। पहले मालवा और गुजरात में तो उनका प्रभाव जो था वो था ही, लेकिन उन साथ ही साथ में क्योंकि मालवा और गुजरात जो है वो आप देखेंगे कि राजस्थान के साउथ में है, तो साउथ में जब उनका सेंटर हो चुका था, उनका एक अधिकार हो चुका था, तो राजस्थान में एंटर करना उनके लिए टफ नहीं था। तो राजस्थान में भी एंटर करना उनके लिए ईजी हो गया, सहज हो गया, है ना। 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र में धन एकत्रित किया। अब यहाँ से जो उदयपुर के जो महाराणा होंगे संग्राम सिंह, वो हो जाएंगे चिंतित और वो जयपुर के शासक जयसिंह के पास जाएंगे और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के पास जाएंगे कि देखो मराठा जो है वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जब वो जाएंगे तो कुछ होगा नहीं, है ना, बेसिकली। तो 1724 ईस्वी में राजस्थान में मराठों आक्रमणों में तेजी हो गई, यानी कि मराठा जो थे वो लगातार अटैक्स करने लगे 1724 के आसपास। 1711 में आपने देखा कि वो मिलते ज़रूर है लेकिन कुछ खास नहीं हो पाता। इसी बीच 1734 में बूंदी के शासक होते हैं बुद्ध सिंह, वो क्या करते हैं, मराठा की सहायता ले लेते हैं और दलील सिंह को गद्दी से हटा देते हैं। कुछ नाम मैंने आपके सामने अभी लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। एक तो महाराणा संग्राम सिंह है, जय सिंह है, मोहम्मद शाह है, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चंस लाइंस जो है वो फ्रेम की जा रही हैं पेपर में, इसीलिए आप इस बुक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी। 1724 में मराठा आक्रमण में तेजी हो गई। बुद्ध सिंह जो होंगे वो दलील सिंह को गद्दी से हटा देंगे।
राजस्थान के किसी शासक द्वारा, यानी कि राजस्थान के जो शासक थे बुद्ध सिंह जो थे, उन्होंने आंतरिक संघर्ष में, यानी कि जो इंटरनल जो मैटर्स था उसके अंदर मराठाओं को आमंत्रित कर लिया। ये प्रथम अवसर था। ठीक है, प्रथम हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। सो प्रथम इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। बाद में राजस्थान में तो मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही चला गया। इसके बाद हम बात करेंगे तो 1735 ईस्वी में, देखो ये 1857 की क्रांति से पहले कुछ ग्राउंड जो है वो प्रिपेयर हो रहा है। इसीलिए अगेन आई एम टेलिंग यू कि अभी टाइम है, अभी न्यू वैकेंसी भी आने वाली है। अभी आज न्यूज़ भी आपने देखी होगी। अगले साल कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो एक साल अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि देखो बिना जीके के आपका जो फर्स्ट पेपर है वो क्लियर नहीं होगा, और कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर राजस्थान जीके नहीं आती है। तो इसीलिए आराम से तसल्ली से पढ़िए, मेहनत करिए, क्वेश्चंस करिए। 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान में आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में मराठे जो थे वो कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहाँ पे जो धन थे उसको इकट्ठे कर लेते थे। अब थोड़े टाइम तक तो वो संतुष्ट रहे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अब हम राजाओं को ही नहीं बल्कि जो सेठ साहूकार हैं उनको भी लूटेंगे। और यही करते करते उन्होंने बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासतों में भी एंटर वो लोग कर गए। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे ना साउथ में नहीं है, बूंदी, जोधपुर, जयपुर साउथ में नहीं है, वो राजस्थान के थोड़े से ऊपर वाले पार्ट के अंदर आते हैं। तो अब वो उन्होंने वहां पर भी एंटर करना शुरू कर दिया। तो एंट्री कहाँ से मारी मराठाओं ने? कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। और फिर बाद में उनका प्रवेश कहाँ भी हो गया? बूंदी, जोधपुर और जयपुर के अंदर भी। और ये लाइन पूछी जाएगी कि क्या उन्होंने सिर्फ राजाओं को ही टारगेट किया था या सेठ साहूकारों को भी किया था? सो आंसर है कि सेठ साहूकारों को भी किया था। इसी तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। सो बेसिक्स मैं आपको करा रही हूँ, आपके पास टाइम है तो बिल्कुल अच्छे से मेहनत करिए, है ना, मन लगाकर पढ़ाई करिए। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने, और ये जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल का नेम सेम है। नादिर शाह के आक्रमण जब हुआ, ऐसे पूछा जाता है कि उसके टाइम पे किसका आक्रमण हुआ था। जैसे आपने इस बार पेपर में पूछा था, आई थिंक कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेट करके पूछा गया था कि जब रणथंभौर का जो शासक था तो उस टाइम पे कौन था, उसके समकालीन कौन था। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अब जब आप ये सब चीज़ें पढ़ रहे होते हैं ना तो आपको याद आ जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा था, तो क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया। यानी कि जब नादिर शाह भी आक्रमण कर रहा है तो उसके समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर कि भाई सब हिंदू हैं, सब इकट्ठे हो जाओ, तो राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया। लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। ये तो है ही, प्रॉब्लम है ना, कि हम अंदर ही अंदर आपस में लड़ते रहते हैं, एकता जो है वो नहीं दिखा पाते। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता, यानी कि इंडिया के सेंटर जो है वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, उसकी पूर्ति के लिए मराठा जो थे वो राजस्थान में आने लगे। शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। बहुत पहले पेपर में पूछा जाता था कि चौथ और सरदेश मुखी, ठीक है, तो ये इनके दो तरीके के, एक तरीके से टैक्सेस होते थे। तो ये शाहू ने पेशवा बाजीराव, ध्यान रखिएगा, शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। किसने किसको आदेश दिया? शाहू ने पेशवा बाजीराव को आदेश दिया। 1732 ईस्वी में सवाई जयसिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। और जयसिंह, ये हम जो संधि है वो पढ़ते भी हैं, आगे आई थिंक आ भी जाएगी, पुरंदर की संधि, और पहले फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी थी लेकिन फिर बाद में हटा दी गई। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। बहुत बार पेपर में ये चीज़ पूछी गई है कि कितने परगने दिए, किसके साथ संधि हुई। तो 1732 ईस्वी के अंदर सवाई जयसिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया और जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। परगने इज बेसिकली एरिया। 1761 से 1791, आई थिंक 91 को 91 बोलते हैं, कि मध्य, और अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्योंकि ये मैं गलत बोल सकती हूँ हिंदी वाला। तो 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमज़ोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया, क्योंकि जो राजपूत शासक थे वो आपस में मतलब
एक तरीके से इकट्ठा नहीं हो पाए, एकत्रित नहीं हो पाए, और जिसकी वजह से जो मराठे थे वो यहाँ पर एंटर कर गए। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी कि देखो हमारी मतलब एकता ना होने की वजह से ये लोग यहाँ पर एंटर कर गए हैं। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, और जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। ठीक है, मराठों ने धन भी ले लिया और फिर भी वो यहाँ से गए नहीं। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठाओं को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया कि अब ये धन से नहीं जाएंगे, है ना, चौथ और सरदेश मुखी लेकर नहीं जाएंगे, अब इनको भगाना ही पड़ेगा। 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक एक हुड्डा नामक स्थान पर इकट्ठे होते हैं। हुड्डा सम्मेलन बहुत पेपरों में पूछा गया है। इकट्ठा होते हैं और 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसके अनुसार क्या था ये हुड्डा सम्मेलन, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर और ये जो शासक हैं ये मिले हैं 17 जुलाई 1734, 17 टू 34, ऐसे आप याद रख सकते हो। क्या हुआ है इसके अंदर, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। वर्षा ऋतु, रेनी डेज के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय किया गया कि अब सब मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? रामपुरा के अंदर मिलेंगे। हाँ जी, तो 17 कहाँ पे थे हम? हाँ, तो वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध जो कार्रवाई थी वो रामपुरा में एकत्र होना तय किया गया। और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी कि इस बुक से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो चलिए, किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण ना देने की शपथ ली कि अब हम किसी को भी शत्रु को अपने यहाँ शरण नहीं देंगे, क्योंकि तो आपको पता है कि राजपूतों से कोई भी शरण मांगता था तो वो मना नहीं करते थे। परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, यानी कि जो सोचा था वो नहीं हुआ। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि हुड्डा सम्मेलन जो है वो फेल हो गया, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी में द्वेष था, जेलसी थी, है ना, एक दूसरे को वो जेलसी के कारण एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना। तो इसकी वजह से इंडिया जो है वो हमेशा आप देखो कि अभी भी प्रॉब्लम फेस करता है। परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले क्योंकि आपसी द्वेष था। प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा, है ना, कोई अच्छा लीडरशिप नहीं मिली, कोई अच्छी प्रतिभा नहीं थी। रियासतों की स्वार्थी नीतियां, यानी कि जो अपना सेल्फ के बारे में सोचना बस, और कार्य संभवत सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट, अब देखो ये जो संधि आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहले मैं ये आपको चैप्टर्स करा दूं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस भी इसके करेंगे। ठीक है, तो 1700 एंड दैट वुड बी अ लाइव सेशन। ठीक है, वो हम एक लाइव सेशन रख लेंगे। तो 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने के जो उनका प्रयास था वो असफल रहा। अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला पेशवा। ठीक है, जो पेशवा था वो निकला अक्टूबर में कि चलो नॉर्थ इंडिया की भ्रमण करते हैं। तो महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया कि भाई आतिथ्य होता ना कि भाई कोई हमारे घर आएगा तो जो महाराजा जगत सिंह थे वो उसको बुलाते हैं और वो स्वीकार कर लेते हैं, पेशवा आते हैं। और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ कि उपहार देना है और चौथ देना है ना, लाइक का टैक्स देना है। फिर वह जयपुर आया। जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा कि भाई मुगलों के बीच में और मराठों के बीच में जो है वो थोड़ा सा नेगोशिएशन हो जाए, लेकिन वो भी असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए, यानी कि जो राजपूत थे वो भी अब मतलब टैक्स पेयर्स बन गए, है ना। करदाता मतलब यही होता है ना कि अब टैक्स पेयर्स आप बन गए हो, आपको भी अब टैक्स पे करना पड़ेगा। 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निज़ाम को बिना युद्ध किए ही दुरासाई की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, है ना, कि चाहते नहीं थे संधि करना, लेकिन फिर भी
जो संधि थी वो करनी पड़ी। और इसके अनुसार संधि क्या थी? संधि ये थी कि मराठों को मालवे की सूबेदारी, जो मराठा होंगे उनको मालवे की सूबेदारी और 50 लाख रुपए देने होंगे। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत की मेहंदी सुनी होगी आपने, सोजत पाली में, सोजत, रायपुर और जैतारन परगनों में चौथ वसूल करना प्रारंभ कर दिया। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। 1791 के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी और अब जो समय होगा वो अंग्रेजों का आएगा और फिर होगी 1857 की क्रांति। और जो अब अंग्रेज हैं वो राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैंने आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग कराई है ना, थोड़ा सा, ताकि आप प्रिपेयर हो जाए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि अभी अभी प्रिपेयर करना जिन्होंने शुरू किया है, तो आप थोड़ा सा विश्वास करें। 9th का आप करें, 10th का करें और फिर इसके बाद आप वो नोट्स वाली वीडियोस देख लें। दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर राजस्थान जीके, क्योंकि विश्वास करना बहुत ज़रूरी है ना। और देखो काफ़ी जो हैं वो सब बता रहे हैं कि देखो ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, हमारे नोट से यहाँ से आया है। तो देखो नोट से ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस तो आए हैं लेकिन सारे तो नहीं आए, है ना। तो मैं सीरियसली बताऊँ, मेरे पास समय नहीं है वो सब पोस्ट करने का, लेकिन क्वेश्चंस हमारे नोट से भी आए हैं। चलिए, सो थैंक यू सो मच। वीडियो को आप लाइक, शेयर और ज़रूर करें, है ना, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी मेहनत जो है वो निरंतरता, है ना, आई थिंक यही बोल देंगे, है ना, तो करते रहिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।